Hello students and welcome to this new lecture where you will see the poem Amanda. आपकी टेक्स्ट बुक में जो एन एफ फ्रैंक वाला चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन एफ फ्रैंक, आफ्टर दैट देयर इज अ पोएम अमेंडा, राइट? एंड वी विल सी दैट पोएम टुडे विद द क्वेश्चन आंसर्स. आज बात कर लेंगे हम अमेंडा की. भाई हर एक चाइल्ड ऐसा फील करता है कि वो कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, उसको बहुत ही सलाह सूचन दिया जाता है. एक चीज नहीं करनी है, वो चीज करनी है, वो चीज नहीं करनी है, ये बहुत बार बोला जाता है, ठीक है. आप भी कभी ऐसे महसूस करते होंगे, किया होगा आपने कभी भी महसूस कि भाई आपकी जो फ्रीडम होती है, आपकी जो स्वतंत्रता होती है, ठीक है, वो छीन ली गई है, वो दबा दी गई है. ऐसी चीजें हमेशा ऐसा मैं भी बोलता हूँ कि भाई ऐसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, राइट? मैं जब छोटा था तब हम बोलते हैं ना, मम्मी पापा बोलते हैं कि भाई आपको ये करना है, ये नहीं करना है, वो करना है, वो नहीं करना है, ठीक है. तो हमको कंट्रोल किया जाता है, हमको बताया जाता है कि क्या करना है, राइट? इंस्ट्रक्ट किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है. तो ये पोएम कुछ उसी पे है. अमेंडा एक लड़की का नाम है, राइट? तो लेट अस सी द पोएम. अमेंडा को सलाह दी जा रही है. डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. डोंट बाइट योर नेल्स, भाई डोंट बाइट योर नेल्स मतलब भाई नख मत चबाइए, ठीक है, नख मत चबाइए अमेंडा. डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच योर शोल्डर्स मतलब ऐसे बैठते हैं ना हम, ऐसे, जैसे अभी बस सारी शक्ति शक्ति आपके शरीर में से निकल ही गई है, तो उसको हम बोलते हैं हंच करना, शोल्डर्स को हंच करना. वैसे ढीले ढीले बैठते हैं ना, उसको बोलते हैं हंच करना शोल्डर्स को. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, स्लाउचिंग करना बंद करो, आलस करना बंद करो, ठीक है. और सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, स्ट्रेट बैठे रहो भाई, सिट अप स्ट्रेट. अब अमेंडा उसके दिमाग में क्या सोच रही है, उसके मन में वो क्या सोच रही है, वो ब्रैकेट में दिया है. देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी एंड द मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. लैंग्विड का मतलब रिलैक्स्ड. देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी, भाई एमरल्ड मतलब एक ग्रीन कलर होता है, एमरल्ड ग्रीन कलर होता है. तो देयर इज अ रिलैक्स्ड सी, एक एक समुंदर है, ठीक है, बढ़िया सा एक समुंदर है, रिलैक्स्ड समुंदर, ग्रीन कलर का समुंदर है, ठीक है, जहां पे मैं अकेले ही रह रही हूँ. आई एम द सोल इनहेबिटेंट, सोल मतलब एक, और इनहेबिटेंट मतलब रहने वाला, रहवासी, उसको इनहेबिटेंट बोलते हैं. तो मैं अकेली ही वहां की रहवासी हूँ, बस समुंदर में. अब मरमेड, मरमेड मतलब कौन, वो होती है ना, वो पानी में से निकलती है, क्या बोलते हैं उसको, मछली जल की रानी है, रानी, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, मछली की रानी, राइट, ऐसा कुछ बोलते होंगे, आई डोंट नो. मरमेड जो है उसका नीचे का एरिया जो होता है, राइट, वो फिन होता है, जो फिश जैसा होता है, ऊपर का एरिया गर्ल जैसा होता है, तो उसको हम मरमेड बोलते हैं. तो अमेंडा क्या बोल रही है कि मैं अकेले ही एक बड़े से समुद्र में बस एकदम रिलैक्स्ड हूँ, ग्रीन कलर का समुंदर है और मैं अकेली ही हूँ वहां पे, एकदम शांत, एंजॉइंग. ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मतलब मूविंग, एकदम धीरे धीरे, मूविंग ब्लिसफुली, ब्लिसफुली मतलब एकदम संतुष्टि से वो बह रही है, बस अपने दिमाग में वो ऐसा पिक्चर लगा के बैठी है कि वो बस एंजॉय ही कर रही है अपने दुनिया में, राइट. फिर से शुरू हो गई. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा. क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश किया अमेंडा, क्या आपने अपना रूम साफ किया अमेंडा. मैंने सोचा, मैंने आपको अभी बोला, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज. भाई मैंने सोचा है कि भाई मैंने आपको बोला है कि आप अपने शूज क्लीन करो, साफ करो अमेंडा. अब देखो अमेंडा क्या सोच रही है अपने दिमाग में. आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन मतलब अनाथ, ठीक है, जो बच्चे अनाथ होते हैं माँ बाप के बिना, उसको ऑर्फन बोलते हैं. तो अमेंडा किस हद तक सोच रही है, देखो अमेंडा किस हद तक सोच रही है. आई एम एन ऑर्फन, मेरे माँ बाप नहीं है. रोमिंग द स्ट्रीट, बस मैं रास्ते पे घूम रही हूँ. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बैर फीट, मेरे नंगे पैरों से
मैं वो जो नीचे धूल है, ठीक है, उसमें मैं कुछ पैटर्न्स बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। साइलेंस जो है वो बहुत ही बढ़िया है, फ्रीडम जो है वो बहुत ही स्वीट है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। किस हद तक सोच रहे हैं अमेंडा? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग विद टू यू अमेंडा। वो चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, आप याद करो खिल हो रहे हैं, ठीक है, एक्ने, पिंपल हो जाना, पिंपल होते हैं उससे। अरे आप मेरे सामने देखेंगे जब मैं बात कर रही हूँ आपके सामने अमेंडा, अमेंडा मैं आपको कुछ बोल रही हूँ। अब अमेंडा क्या सोच रही है अपने दिमाग में? आई एम रेपंजल। रेपंजल आपने नाम सुना होगा ना, राइट? रेपंजल का वो एक डिज्नी कैरेक्टर है रेपंजल, ठीक है, आपने सुना ही होगा रेपंजल का नाम। आई एम रेपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी की पड़ी नहीं है। वो एक टावर में रहती थी, राइट, और उसके बड़े से बाल थे रेपंजल के। आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल का नीचे मतलब दिया है काम, शांत। टावर के अंदर मेरी जो जिंदगी है बहुत ही शांत बीत रही है, और नसीब वालों को ही ऐसी जिंदगी मिलती है। इट इज रेयर, ठीक है, नसीब वालों को ही ऐसी जिंदगी मिलती है। आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट है, मैं कभी भी किसी को ऊपर आने के लिए या नीचे जाने के लिए मेरे जो ब्राइट हेयर है, बाल है, मैं नीचे डालूंगी नहीं। रैपंजल की स्टोरी में कुछ होता है, उसमें उसके बहुत लंबे बाल होते हैं, ठीक है, वो टावर में रहती है सालों से, तो बहुत लंबे बाल होते हैं उसके, और वो लंबे बाल से वो टावर के नीचे उतरती है ना, ऐसा कुछ स्टोरी है उसका। डिज्नी पे जाइए, रैपंजल देखिए यार, ठीक है। यहाँ पे डिज्नी डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, रैपंजल डिस्कस कर रहे हैं ठीक है। तो वो जो है उसके ब्राइट हेयर नीचे किसी के लिए नहीं डालेगी, ऐसा अमेंडा सोच रही है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, anyone would think that I nagged at you अमेंडा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, भाई ऐसे मुझे देखना, ऐसे कुछ ना बोलना बंद करिए, और ठीक है, ऐसे घूरना बंद करिए। यू आर ऑलवेज सो मूडी, आप मूडी है, कभी अच्छा मूड होता है, कभी बुरा मूड होता है। सबको ऐसा लगेगा कि मैंने आपको नैग किया है। नैग करना मतलब मैं आपको कंटिन्यूसली बोल रही हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, तो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, इंस्ट्रक्शन ही दे रही है ना। फिर भी वो क्या बोल रही है, सब कोई भी बस सब सोचेंगे कि मैं आपको नैग कर रही हूँ, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, आपको कंटाला आ रहा है सुन के। ऑब्वियसली अमेंडा का ध्यान है ही नहीं ये बात पे, अमेंडा तो बस अपनी दुनिया में खोई हुई है। रॉबिन क्लाइन ने ये पोयम लिखी है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पोयम के अंदर बढ़िया बात क्या है पता है? जितना भी उसके पेरेंट्स या उसकी मम्मी, मान लो कि उनकी मम्मी ने बोला है, तो जितना भी उनकी मम्मी ने या उनके पापा ने ये बोला है, ठीक है, ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो मत करो, अमेंडा बिल्कुल भी आंसर नहीं दे रही है। अमेंडा बिल्कुल भी उनके सामने नहीं बोल रही हैं, ठीक है, बिल्कुल भी उनके सामने, वो बस अपने ख्यालों में खोई हुई है। ये पोएम से आपको क्या पता चलता है? अगर ऐसा आपके साथ हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा आपके साथ हो तो अपने ख्यालों में खो रही है, ठीक है। सुन लीजिए एक बार ये बात जो बोल रहे हैं, बस खाली सुन लीजिए, ठीक है, और बस एंजॉय, अपनी लाइफ एंजॉय करिए, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, थिंकिंग अबाउट द पोएम, भाई पोएम तो खत्म होगी इतने टाइम में, थिंकिंग अबाउट द पोएम के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज? हाउ डू यू नो दिस? अच्छा, अब वो ब्रैकेट में रेपंजल दिया है, वो अपने आप को मरमेड मान रही है, वो ऑर्फन भी मान रही है, मतलब बहुत कुछ समझदार नहीं है वो। चलिए देखते हैं आंसर, आपके स्क्रीन पे आंसर आ गया ये फटाक करके। एनसीईआरटी वालों ने अमनाड़ा लिखा है, अमनाड़ा, क्या करेंगे बताओ? सही कर देना, इसको अमेंडा कर देना। अमेंडा इज मस्ट बी, अमेंडा मस्ट बी, इज निकाल देना। अमेंडा मस्ट बी अबाउट 9 to 10 years old,
अमेंडा जो है वो 9 से 10 साल की होगी, ठीक है, वो एक स्कूल गोइंग गर्ल होगी, स्कूल में वो जाती होगी, ठीक है, और ऐसी चीजें जो उसकी माँ उसको बोल रही हैं, ठीक है, उसको डांट रही है, ऐसी चीजें बोल रही हैं, वो नेल बाइट कर रही है और वो, तो ये ऐसी चीजें 9-10 साल के जो लड़की होती है वही करती है, ठीक है। ऐसे टिपिकल इंस्ट्रक्शंस उसकी माँ तभी देती है जब वो 9-10 साल की हो और ऐसी हरकतें कर रही हो, ठीक है। तो अमेंडा मस्ट बी अबाउट 9 to 10 years old. She is school going girl. The things that her mother scolds her for are all typical instructions given to a 9 or 10-year-old girl. Answer number 2. Who do you think is speaking to her? Mother. वो आप लिख देना आंसर, ठीक है। Who do you think is speaking to her? तो mother is. I think her mother is speaking to her. Okay. I think her mother is speaking to her. Number 3. Why are stanzas 2, 4 and 6 given in parenthesis? Parenthesis. Brackets. Okay. Parenthesis. Brackets. 2, 4 और 6 stanzas brackets में क्यों दिए हैं? Stanzas 2, 4 and 6 are given in parentheses because they are the thoughts of the child in between the instructions that she is being given by her mother. देखो यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, she is being given, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये। she is being given by her mother, her mother is giving her instructions. स्टेंजा 2, 4 और 6 जो है वो ब्रैकेट में लिखे हैं, पैरेंथेसिस में लिखे हैं, बिकॉज वो है चाइल्ड के थॉट्स, अमेंडा के थॉट्स हैं, और वो थॉट्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस के बीच में उसको आ रहे हैं, ठीक है, विच आर गिवन इन स्टेंजास 1, 3 एंड 5। जो इंस्ट्रक्शन 1, 3 और 5 में दिया है उसके बीच में इसमें उसको थॉट्स आ रहे हैं। द स्कोल्डिंग बाय द मदर एंड द चाइल्ड्स थॉट्स आर प्लेस्ड इन ऑल्टरनेट स्टेंजास बाय द पोएट। पोएट ने जो मदर डांट रही है और चाइल्ड सोच रहा है वो ऑल्टरनेट स्टेंजास में रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। Who is the speaker in stanza 2, 4 and 6? भाई 2, 4, 6 में थोड़ी कोई स्पीकर है, वो तो सोच रही है। Do you think this speaker is listening to the speaker in stanzas 1, 3, 5, 7? I don't think so. चलिए देखते हैं आंसर। In stanzas 2, 4 and 6, the speaker is the child, Amanda. वो जो स्पीकर है वो चाइल्ड ही है, अमेंडा ही है, सोच रही है वो। नो शी इज नॉट लिसनिंग टू हर मदर, वो नहीं सुन रही है उसकी मम्मी की। हु इज द स्पीकर इन स्टैंजास 1, 3 एंड 5? जो 1, 3, 5, 7 में जो भी बोला है उसकी मम्मी ने बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। शी इज लॉस्ट इन हर ओन ड्रीम्स एंड डजंट लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड टू हर। ठीक है, वो अपने ही ख्यालों में, अपने ही सपने में खोई हुई है और बिल्कुल भी उसकी मम्मी का नहीं सुन रही है। उसको क्या बोला जा रहा है उसको पता ही नहीं है, ठीक है। Next question. What could Amanda do if she were a mermaid? Oh वाह, मरमेड अगर होती वो अमेंडा तो क्या करती? अगर वो मरमेड होती तो वो एक रिलैक्स्ड एमरल्ड सी में बहुत ही आराम से तैरती, ठीक है, वो रिलैक्स्ड ग्रीन सी के अंदर अकेली रहती, अकेली होती, ठीक है, और धीरे धीरे उसके अंदर मूव करती एकदम पीसफुली, शांति। इफ अमेंडा वेर अ मरमेड, अच्छा आप पूछेंगे कि भाई यहाँ पे वेर को यूज किया, सर वॉज क्यों नहीं यूज किया? इफ अमेंडा वॉज अ मरमेड, ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इफ शी वेर अ मरमेड पूछा है ना, शी वेर अ मरमेड, तो हमको शी वेर अ मरमेड ही लिखना था, लेकिन हम जब पैराग्राफ में शुरू करते हैं तो पहले ही शी नहीं लिख देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास नाम है अमेंडा है तो हम अमेंडा लिखते हैं, तो इफ शी वेर अ मरमेड ऐसा हो गया, उसकी जगह अमेंडा वेर अ मरमेड ऐसा लिखना पड़ता है। If Amanda were a mermaid, then she would drift slowly on a languid emerald sea. She would be the only sole inhabitant of the relaxed green sea and would move slowly on it. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Is Amanda an orphan? Why does she say so? Amanda क्या अनाथ है? ऐसा क्यों बोल रही है वो? नहीं, Amanda is not an orphan, ठीक है, no, Amanda is not an orphan. She says so because she wants to be alone. वो ऐसा बोल रही है क्योंकि वो अकेली रहना चाहती है। She wants to roam around in the street alone and pet
pattern dust with her bare feet. H लिख देना यहाँ पे, with, 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 ठीक है. She wants to roam around in the, वो अकेले घूमना चाहती है सड़कों पे, फुटपाथ पे, ठीक है, और अपने नंगे पैरों से वो डस्ट के ऊपर, जो इर्द गिर्द डस्ट होगा या मिट्टी होगी, उस पर पैटर्न बनाना चाहती है, ठीक है. उसको साइलेंस जो है वो गोल्डन लगता है और फ्रीडम जो है वो बहुत ही स्वीट लगती है. इट इज फॉर दिस रीजन शी कॉल्स हरसेल्फ एन ऑर्फन. और यही रीजन है वो अपने आप को एक अनाथ बताती है, ठीक है, कि अनाथ होती तो कितना अच्छा होता. डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपंजल? चलिए अब स्टोरी की बात आ गई है तो स्टोरी ही देख लेते हैं. शी वॉन्ट्स टू बी रेपंजल बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लिव अलोन. रेपंजल लिव्ड अलोन इन अ टॉल टावर एंड हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर. ठीक है, रेपंजल बनना चाहती है वो क्योंकि उसको अकेले रहना है. रेपंजल जो है वो एक बड़े से लंबे से टावर के अंदर रहती थी और उसके लंबे ब्यूटीफुल बाल थे. शी वॉज हेल्ड कैप्टिव बाय हर ग्रैंड मदर who came up the tower by climbing her long hair. उसके जो ग्रैंड मदर थी, उसकी ग्रैंड मदर, ठीक है, उसकी ग्रैंड मदर ने वो लड़की को, रेपंजल को पकड़ के रखा था. कैप्टिव स्टेट मतलब पकड़ के रखना, बांध के रखना कहीं पे, ठीक है, जो उसके लंबे बालों की हेल्प से ऊपर आ गई थी टावर पे. The girl also wants to live alone in a tower as she would not have to care about anything as life in a tower will be tranquil, peaceful and rare. तो अमेंडा जो है वो भी ऐसी जिंदगी जीना चाहती है, टावर के अंदर ही रहना चाहती है और किसी भी चीज की परवाह ही नहीं करना चाहती है वो, क्योंकि लाइफ जो है टावर में बहुत ही ट्रैंक्विल, पीसफुल, रिलैक्स्ड रहेगा, ठीक है, और नसीब वाले लोगों को मिलता ही है. However, she also decided that she would never throw down her hair for anyone to come up as she wanted to live alone always. ठीक है, वो किसी के लिए, रेपंजल ने गलती कर दी, रेपंजल ने गलती कर दी, रेपंजल ने बाल नीचे डाल दिए उसकी ग्रैंड मदर को ऊपर आने के लिए, ठीक है, लेकिन वो क्या बोल रही है, अमेंडा क्या बोल रही है, मैं कभी भी मेरा बाल जो है वो नीचे डालूंगी नहीं, किसी को ऊपर नहीं आने दूंगी, ठीक है, मैं अकेली रहना चाहती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. What does the girl yearn for? What does this poem tell you about Amanda? Girl क्या चाहती है, लड़की क्या चाहती है? The girl yearns for a life of freedom. Yearns मतलब चाहना, ठीक है. Wants, want, yearn, same meaning. The girl wants a life of freedom. ठीक है, the girl yearns for a life of freedom. एक फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए. पोएट हमको ये बता रहे हैं कि गर्ल जो है वो एक इमेजिनेटिव गर्ल है, अमेंडा जो है वो इमेजिनेटिव है और वो कॉन्स्टेंटली उसके पेरेंट्स से टोकी जाती हैं, ठीक है, जो अनइमेजिनेटिव है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. रीड द लास्ट स्टैंजा. क्या आपको लगता है अमेंडा सल्किंग है और मूडी है? नो, अमेंडा ना ही सल्किंग कर रही है ना ही वो मूडी है. शी सिंपली लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम. उसको फ्रीडम ही चाहिए, वो बाहर जाना चाहती है और वो खेलना चाहती है, उसको जैसे अच्छा लगे वैसे. ओके, ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर. मैं आपको 5-5 सेकंड दे देता हूँ, पॉज करके अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए, या तो ये पीडीएफ आपके होमवर्क के अंदर सेंड हो जाएगी तब आप लिख लीजिएगा. लिखना तो है ही भाई, क्योंकि आपको फेयरबुक दिखानी है तो इट इज वेरी मच नीडेड. 5 मार्क्स इंटरनल होते हैं फेयरबुक के. ओके, तो 5 सेकेंड्स फॉर आंसर नंबर 1, 2, 3. लिख दीजिए पॉज करके, आपके पास जितना जितना टाइम है उतना टाइम आप ले लीजिए. मैं 5 सेकेंड लेता हूँ. 5, 4, 3, 2, 1. भाई आपने ये आंसर नंबर 1 में अमेंडा सही लिखा था, इज जो है वो निकाल दिया ना. ओके, चलिए बढ़िया. नंबर 4, 5, 6 दे देता हूं, लिख लीजिए. नंबर 4, 5, 6. 5, 4, 3, 2, 1. ओके, चलो नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9. नंबर 7, नंबर 8, नंबर, एक मिनट इसको छोटा करना पड़ेगा जिससे आपको तीनों दिखाई दे. ओके डन. नंबर 7 और नंबर 8 आपको 8, 9 तीनों दिखाई दे रहे हैं. 5, 4, 3, 2, 1. रिटर्न. डन. चले वापिस आते हैं टेक्स्ट बुक पे. भाई तो ये पोएम हमने आज की, अमेंडा वाली पोएम की. आप भी देख सकते हैं कि ऐसा अगर आपके साथ हो
आप तो वैसे 10th स्टैंडर्ड में हैं, बड़े हो चुके हैं, ठीक है, 15-16 साल के हो चुके हैं, 16 साल के हो चुके हैं, तो इतना सारा, इतनी सारी जो टोक 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 करते हैं, ऐसा आपके साथ शायद नहीं हो रहा होगा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर जानता हूँ कि आपके साथ टोक टोक हो रहा होगा, 10th स्टैंडर्ड है करके, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई वेरी वेल नो दैट। और बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट योर इंग्लिश, डोंट वरी अबाउट योर ग्रामर, डोंट वरी अबाउट योर एसएस आल्सो, आई एम ऑलवेज देयर। और जो भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। यहाँ पे ये जो पॉकेट स्टडी अगर आपने खोला है, पॉकेट स्टडी में है, तो यहाँ पे नीचे जो एक लाइव चैट का ऑप्शन है, उसके अंदर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको अगर कुछ डाउट है तो वो क्वेश्चन मुझे 2 या 3 दिन में मिलते हैं, ठीक है। तो वो जैसे ही मुझे मिलते हैं मैं देख लेता हूँ और आंसर जितना हो सके उतना जल्दी देने का ट्राई करता हूँ। अब परमिशन मिली है, आप स्कूल में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके, पेरेंट्स के परमिशन, रिटर्न परमिशन लेके आप आ सकते हैं, ठीक है। रिटर्न परमिशन होनी चाहिए। अगर आप कंटेनमेंट जोन में नहीं है तो आप आ सकते हैं स्कूल के अंदर, आपको कोई भी डाउट हो पूछने के लिए या कोई भी चीज आपको पता ना चली हो, ठीक है, तो आप, और फेयरबुक भी लेके आना है साथ साथ, फेयरबुक के बिना बातचीत भी नहीं होगी। आप अगर स्कूल में आएंगे और फेयरबुक नहीं लाएंगे तो आपसे बात नहीं की जाएगी। फेयरबुक लेके ही आना है, क्योंकि आपकी सबसे पहले फेयरबुक चेक होगी। फेयरबुक आप कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज वेरी गुड। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक बढ़िया से नए चैप्टर की, जो है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। अभी से मैं बोल रहा हूं क्योंकि हम वही करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंग्लिश के, ठीक है। चलिए बाय बाय, और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन आंसर लिखना आपका होमवर्क है, ये पोएम का, अमेंडा का।